आप इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी होने हैं उसमें ये दो क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, कहीं से आप बच नहीं सकते। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एस्पिरेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एग्जाम्स होते हैं अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, या किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा जो ऑर्गेनाइज या कंडक्टेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं अगर उसकी वो तैयारी कर रहे हैं और थोड़े से भी सीरियस हैं, तो उनके लिए ये आज का लेक्चर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक दो, वो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो इन एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे गए हैं, चाहे वो गेट एग्ज़ाम रहा हो, चाहे वो CSIR नेट, जैम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स हों, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको लगातार ये लगभग अल्टरनेट ईयर पे या कुछ अंतराल पे दिख जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को हूबहू या थोड़े से बदले स्वरूप में आपको आगामी परीक्षाओं में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाऊं, मैं अभिषेक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस लेक्चर सीरीज में। आज जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम लोग BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है, उसके पेपर में है। ये टेस्ट सीरीज A के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी अभी व्यूवर्स इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इसके पहले भी 3 लेक्चर सीरीज जो है ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उसमें जाके देखिएगा तो आपको A01, A02, A03 में और भी क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स रहे हैं। उन क्वेश्चन से आप रूबरू हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए सजेशन है कि आप ज़रूर एक बार उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये सेट A का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको डायमेंशन U निकालना है। आपको यहाँ पे डायमेंशन U के लिए कहा गया है कि डायमेंशन U क्या होगा, लेकिन उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस जो क्वेश्चन के जरिए आपसे शेयर की गई है वो ये है कि U जो है ना वो एक वेक्टर स्पेस है। और किसका वेक्टर स्पेस है? सारे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हैं उनका ये एक वेक्टर स्पेस है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो भी बच्चे बैठ रहे हैं, कि जो इनपुट इन्फॉर्मेशंस है ना उसको एक जगह कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो ये है कि U साहब जो है ना वो वेक्टर स्पेस हैं। और किस तरह के वेक्टर स्पेस है ये सारे रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस का है। तो हम लोग को दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। और दूसरा जो है माफ़ कीजिएगा, ये तीसरा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से फिल्टर होकर बाहर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऑर्डर जो है वो n क्रॉस n इन जनरल दिया हुआ है। तो जो आपका मैट्रिक्स जो भी आप लेते हो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स U से, वो उसका ऑर्डर जो होगा वो n क्रॉस n का होगा। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब आउटपुट जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस क्वेश्चन में वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डायमेंशन जो U का होगा वो क्या होगा। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है कि U का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें मेरे पास इनपुट से में मिले हुए हैं उनको लेके हम लोग आउटपुट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जिन साहब ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा एग्जाम में उन्होंने ऑप्शन नंबर C को करेक्ट किया है, वो उनका चॉइस था। हम लोग देखेंगे वेरीफाई करके कि वाकई क्या ये ऑप्शन सही है या कोई दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक उसका लॉजिक जो होगा उसको समझते हुए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको समझाने के लिए जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो ये कहती है कि आपका जो मैट्रिक्स है ना वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम लोग ये समझ जाएं बहुत बेसिक लेवल पे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ABC एक फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने BC लिख दिया, और मान लीजिए यहाँ पे हम D लिख देते हैं, यहाँ पे E लिख देते हैं, यहाँ पे F लिख देते हैं। तो एक मैट्रिक्स ऐसे ही हमने 3 क्रॉस 3 का बना लिया। 3 क्रॉस 3 क्या है? ऑर्डर है। तो यहाँ पे जैसे n क्रॉस n लिखा हुआ है, तो अगर आप n की एक पर्टिकुलर वैल्यू 3 ले लोगे तो ये 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो यानी ये जो हम एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, वो क्या है, एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे n = 3 लिया गया है, ठीक। तो इसका अगर ट्रांसपोज हम निकालते हैं, A ट्रांसपोज के लिए अगर हम जाते हैं तो A ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो ट्रांसपोज का मतलब होता है जो फर्स्ट कॉलम है वो अब फर्स्ट रो की तरह दिखेगा, यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। वैसे ही सेकेंड कॉलम जो है उसको आप सेकेंड रो के फॉर्म में लिख दीजिए, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स BDF, और जो थर्ड कॉलम है ना उसके एलिमेंट्स को आप थर्ड रो के एलिमेंट्स के रूप में दिखा दीजिए CF और E।
ठीक है, ये ए ट्रांसपोज करने पे आया। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि ट्रांसपोज करने के बाद दोनों मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करो, तो आप देखोगे जैसा ए लिखा है फर्स्ट रो में ABC, वैसा ही ए ट्रांसपोज में भी फर्स्ट रो में आ रहा है, और सिर्फ फर्स्ट रो में नहीं, सेकंड रो थर्ड रो में भी एग्जैक्टली उस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये होता है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और चूंकि इसके जो एंट्रीज हैं ABC, ये सारे जो है रियल है, रियल वैल्यू लिए हुए हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ये एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है, n की जगह 3x3 है, एक पर्टिकुलर केस लिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है सबको समझ में आ रहा है कि यू बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। किस तरह का वेक्टर स्पेस है, सारे रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस को लिया हुआ है, जिसका ऑर्डर जो है 3x3 जो हमने लिया है, यहाँ पे n×n है। अब इसके डायमेंशन की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं तो इसका, जैसे यहाँ पे सारे एलिमेंट ABC मान लिया, सारे एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट है, तो इसका डायमेंशन जो होता, और रियल भी है, तो इसका डायमेंशन जो होता, अगर आप काउंट भी करते तो 1 2 3, लेट मी टू काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोई भी बच्चा कहता है 9, या ऑर्डर देख के अगर वो प्रेडिक्ट करना चाहता तो वो कहता है भाई ये 3 स्क्वायर है। और अगर वो इन जनरल बताना चाहता तो वो कहता है n² है। ये कब, अगर ये सिमेट्रिसिटी यहाँ पे ना होल्ड करती तब। लेकिन चूंकि सिमेट्रिसिटी है तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इसके वैल्यूज को हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। मान लिया कि जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और ये n×n का मैट्रिक्स है। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, थोड़ा सा कुछ वैल्यूज को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये पूरे के पूरे वैल्यूज हट गए, वापस लिख देते हैं इसे। ABC लिखा हुआ था, और यहाँ पे BDF लिखा हुआ था, और यहाँ पे आपके पास CFE लिखा हुआ था, E लिखा हुआ था। वेरी गुड। अगर आपको थोड़ी देर के लिए ये कहा जाए कि आप डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के जो अपर साइड एलिमेंट है उन सबको आपस में मिला दीजिए, तो आप देखोगे एक अपर ट्रायंगल आपको मिल रहा है जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे कहीं ना कहीं लाई करता है। अभी हम इस तरह से फिर से डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ते हैं और एक ट्रायंगल को और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट लोअर साइड में करते हैं ये। तो एक लोअर साइड में मेरे को ट्रायंगल मिल रहा है। लोअर साइड में जो ट्रायंगल है और अपर साइड में जो ट्रायंगल है, दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पे, दोनों के एलिमेंट्स हमारे बिल्कुल सेम है, BCF है और BCF यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ा सा मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ना, अगर सारे डिफरेंट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया ना कि 9 कब मिलेगा, जब सारे वैल्यूज जो होंगे डिफरेंट होंगे, सारे एंट्रीज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी कि ABCDEF, यानी कि इस तरह के मैट्रिक्स की बात हम कर रहे थे वहाँ पे, ABCDEF GHI, अगर इस तरह का मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तब आपका आंसर क्या होता है, 9 होता है या 3² होता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स पे शायद नज़र नहीं गई हो उस समय कि हमने कुछ वैल्यूज को रिपीट किया है, इसलिए वहाँ पे 3² लिखा था। तो मेरे को लग रहा है कि शायद अगर किसी भी बच्चे के साथ ये दिमाग में कन्फ्यूजन है वो दूर कर ले, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तब तो 3² हो जाएगा या n² हो जाएगा आंसर, ठीक। डिस्टिंक्ट अगर हैं तो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को जोड़ लिया। लेकिन क्वेश्चन तब आता है जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, हमें एक दूसरे तरह की संरचना दिखेगी। जो ऊपर का ट्रायंगल है उसके जो एलिमेंट हैं, सेम जो एलिमेंट्स हैं वो हमें लोअर ट्रायंगुलर जो आपका साइड है उसमें भी दिख रहा है, यानी रिपीटिशन हो रहा है। तो डायमेंशन निकालते इसमें उन रिपीटिशन को हम तो काउंट नहीं करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसको दिखाने का तरीका क्या होगा वो हमें समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ हमें पूछा जाए कि कितने हैं, तो काउंट करना बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर होगा 5। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आंसर है 5। लेकिन n×n का अगर मैट्रिक्स है तो उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे भी क्या होगा, एक हमें अपर ट्रायंगल मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, एक हमें लोअर ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पे, अगर आप n×n के मैट्रिक्स को कंसीडर करते हो। और साथ ही साथ आपको कुछ डायगोनल एलिमेंट भी मिलेंगे यहाँ पे, तो अब अगर हम काउंट करते हैं तो हम किस तरह से काउंट करेंगे, इसका और इसका रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का रिपीटिशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम कोई रिपीटिशन को काउंट नहीं करते हैं तो मेरे पास कुल एलिमेंट, मान लिया सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो जो नंबर ऑफ आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, n² के इक्वल हो जाएंगे। n², अभी आपने देखा 3², जब n की वैल्यू 3 थी तो 3² होता था जब सारे डिस्टिंक्ट हैं। जब सारे n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो n² हो जाएगा, इसी तर्ज पे, ठीक है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से पूरे n² में से ये जो आपने यहाँ पे डॉट दे रखा है डायगोनल एलिमेंट को पहचानने के लिए, इन सारे डायगोनल एलिमेंट को हमें माइनस करना है। माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ हम अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के साथ बचें। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, जब 3×3 का मैट्रिक्स था तो 1 2 3 3 डायगोनल आपके एलिमेंट्स थे, और जब
n क्रॉस n का होगा तो n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल डायगोनल एलिमेंट्स की संख्या यहाँ पे n है, तो माइनस n कर दें, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स गायब हो गए। अब मेरे पास अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल बचे। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा कि जो अपर ट्रायंगल में एलिमेंट होते हैं वही उसी का रिपीटिशन लोअर ट्रायंगल में भी होता है, तो क्यों ना इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो रिपीटिशन था ना वो रिपीटिशन खत्म हो जाएगा। या तो अब हम लोग अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट के साथ बचेंगे या लोअर ट्रायंगल वाले एलिमेंट के साथ बचेंगे। तो रिपीटिशन को हमने डिवाइड करके खत्म कर दिया, ठीक है। पहले हमने टोटल एलिमेंट को काउंट किया, उसमें से हमने डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस किया और फिर अपॉन 2 कर दिया। तो हम लोग किसी एक ट्रायंगल पे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि अब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो अलग है ना, तो एक अपर ट्रायंगल हो गया और प्लस डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कितने हैं आपके पास? टोटल n नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे 3 थे तो 3 क्रॉस 3 में 3 डायगोनल एलिमेंट थे, 4 क्रॉस 4 में 4 डायगोनल एलिमेंट होंगे। इन जनरल n क्रॉस n का अगर मैट्रिक्स होगा तो उसमें n नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे, तो प्लस n। हमने क्या किया यहाँ पे? हमने प्लस n करके टोटल आपके डायगोनल एलिमेंट को काउंट कर लिया और n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 करके हमने किसी एक ट्रायंगल को काउंट कर लिया, दूसरे ट्रायंगल को भगा दिया। तो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास इतने हो गए, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 प्लस n। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आती है n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, और जो अगर आप n कॉमन ले लोगे तो n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 आती है। ये क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन, जो भी आपका मैट्रिक्स दिया हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है ये एक सेट है यू का वेक्टर स्पेस, जो कि इस तरह के सारे मैट्रिसेस को लिया हुआ है। तो जो डायमेंशन होगा ना यू का, जो कि इस तरह के सारे मैट्रिसेस को अपने अंदर रखा हुआ है, वो सारे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है वो सब यू में है। तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ यू क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जरा आंसर में जाके देखें कि क्या आंसर आया है। n प्लस 1/2 होगा। तो जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, 2 तरह के क्वेश्चन हम लोग ने देखा। अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं तो सीधे आपका n इंटू n मतलब n स्क्वायर हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली जो आंसर यहाँ पर लगाया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सेट ए का ही क्वेश्चन है, और सेट ए का ये 11वें नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपके पास कभी भी वो बुकलेट मिलता है क्वेश्चन पेपर, तो आप देखोगे तो 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें जो है वो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसमें कह रहा है कि u और v जो है ना वो 2 वेक्टर स्पेसेस हैं जिनका डायमेंशन दिया हुआ है m और n। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास इनपुट के रूप में है पहले उसको लिख लेते हैं। जो इनपुट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 2 वेक्टर हैं, एक पहला ये वेक्टर स्पेस है, दूसरा ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। बल्कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखा देते हैं जो u से v तक पहुंचाता है, सारे एलिमेंट्स को मैप करता है। u के जो एलिमेंट्स हैं ना वो यहाँ पे लिख लेते हैं। u में जो डायमेंशन दिया हुआ है वो क्या है? m। अभी थोड़ी देर पहले आप डायमेंशन समझ के आ रहे हो। और जो v का डायमेंशन है वो क्या है? n है। दोनों वेक्टर स्पेस है, एक का डायमेंशन m दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक का n दिया हुआ है, ठीक है ना। t सच दैट u टू v। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका रैंक जो है वो r दिया हुआ है। तो एक दूसरा इन्फॉर्मेशन भी जो इनपुट में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो ये दिया हुआ है कि रैंक ऑफ किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? t है। तो रैंक ऑफ t दिया हुआ है वो दिया है स्मॉल r दिया हुआ है। तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज, 2 इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं। तीसरा आपसे जो आउटपुट वैल्यू आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये एक्सपेक्ट की जा रही है, आउटपुट यहाँ पे लिख देते हैं। आउटपुट में हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो यहाँ पे नलिटी होगी, नलिटी भी किसकी होगी? नलिटी ऑफ टी, वो क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि नलिटी ऑफ टी जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब नलिटी ऑफ टी क्या होगी उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिल्वेस्टर साहब थे, उन्होंने एक रिजल्ट दिया हुआ था, यहाँ पे लिखते हैं सिल्वेस्टर लॉ। उन्होंने कहा था कि रैंक ऑफ टी जो होगा ना और नलिटी ऑफ टी जो होगी, अगर आप ऐड कर देते हो तो ये डायमेंशन ऑफ u के इक्वल होगी। ये आपको u जो दिख रहा है डायमेंशन ऑफ u के इक्वल होगी, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करवाने जा रहे हैं, ये डायमेंशन ऑफ u के इक्वल होगी, पहली चीज़, ठीक। इसी को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर लॉ थ्योरम,
ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आपको रैंक ऑफ टी क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लें रैंक ऑफ टी क्या है, आर है, प्लस नलिटी ऑफ टी तो आपसे पूछा गया है, नलिटी ऑफ टी आपसे यहाँ पे पूछा गया है, डायमेंशन यू का आपको दिया हुआ है, डायमेंशन कितना है क्वेश्चन में, एम है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे एम लिख देना है। तो यहाँ से बहुत ही आराम से इजी वे में आप नलिटी ऑफ टी निकाल लोगे और वो हो जाएगा एम माइनस आर। ठीक, तो ये कौन सा आपका ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है और ये भी सही तरीके से यहाँ पे चुना गया था, तो हमारा आंसर जो होगा एम माइनस आर हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है एम माइनस आर। ठीक है ना। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि रैंक क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, नल्टी क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो नल्टी बताने के लिए मेरे को कर्नल बताना पड़ेगा और फिर डायमेंशन लेके और आपको समझाना पड़ेगा। तो एक सेपरेट लेक्चर हम लोग इसके लिए लेंगे जहाँ पे हम लोग नल्टी को समझेंगे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो प्रैक्टिकली आप कैसे उसको रियलाइज करते हो, ये सारी चीज़ें किसी दूसरे सेगमेंट में हम लोग समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे, हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए।